मैं डॉक्टर विनय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एल एन मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, मुजफ्फरपुर। आज मित्रों, आपके बीच कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के तहत गीजू भाई का शिक्षा दर्शन लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आज मेरी प्रयास रहेगा कि आपको गीजू भाई के शिक्षा दर्शन के बारे में रूबरू कराऊं। तो इस कड़ी में मैं आज आपके साथ ये बात करने जा रहा हूँ कि भारत में जिस प्रकार महात्मा गांधी को आज़ादी का श्रेय मिला है, उसी प्रकार बच्चों के गांधी का श्रेय कहलाने का एकमात्र उदाहरण गीजू भाई हैं। गीजू भाई का पूरा नाम गिरजा शंकर भगवान जी बधेका है। उनका जन्म गुजरात के भावनगर में हुआ था और 15 नवंबर 1885 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, जिस वर्ष कांग्रेस पार्टी की स्थापना इस देश में हुई थी। गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहां से महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और गिरजा शंकर भगवान जी बधेका, मोरारजी देसाई जैसे व्यक्ति, वर्तमान में आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जो भारत के भी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, ये सभी लोग गुजरात से ही आते हैं। संयोग है गीजू भाई एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने पहले अपनी शिक्षा, वकालत की शिक्षा प्राप्त कर वकालत की पेशा किया, लेकिन उनका मन उसमें नहीं लगा। वो भारत के वर्तमान शिक्षा के बारे में बहुत चिंतित रहते थे, खासकर बालकों के लिए, क्योंकि उनके समय में टीचर सेंटर्ड एजुकेशन था। लेकिन उनके दिमाग में आया कि नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि शिक्षा होना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, बच्चों की आधारित शिक्षा, बच्चों के केंद्रीय शिक्षा होना चाहिए। उनका ध्येय था कि बच्चों के मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान के द्वारा बच्चे को रुचि अभिरुचि को हम जाने, उनके स्वभाव विचार को जाने, उनको हम स्वतंत्र करें, उनके ऊपर जो अनुशासन का कड़ा भय रहता है, दंड का भय रहता है, उस भय से जब तक उसको मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक वह अपना स्वाभाविक रूप नहीं प्रदर्शित कर सकता है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत दंड विधान है उस समय थे। शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा, वकालत छोड़ने के बाद जब उन्होंने भावनगर में एक दक्षिणामूर्ति संस्थान की स्थापना की, जो उनकी साधना स्थल मानी जाती है, साधना स्थल माना जाता है उनका। और भावनगर के दक्षिणामूर्ति में उन्होंने जब शिक्षक होने के बाद जब विद्यालय चलाया तो बच्चों के साथ रहते थे, बच्चों के साथ हंसते थे, खिलखिलाते थे, उसके साथ खेलते थे, उसके ऐसा भाव महसूस कराते थे कि मैं भी बच्चा हूं, उसके एक मित्र के रूप में रहते थे, उसके साथ सहानुभूति प्रकट करते थे। बच्चा रोता था तो वो रोते थे, उस तरह के भाव दिखलाते थे, जिस कारण बच्चे उनको प्यार से मुच्छल वाली माँ कह के पुकारता था। तो गीजू भाई ने देखा कि भाई इसकी हमारे यहाँ की जो शिक्षा है, कैसी शिक्षा है, उसकी एक बात मैं आपको बताऊं कि उन्होंने कहा विद्यालय के बारे में, उस समय के जो विद्यालय हैं उनके बारे में उन्होंने कहा कि जो विद्यालय है घोड़ों के अस्तबल जैसे धूल भरी शालाओं और मारपीट एवं भय दिखाने वाले इन कत्ल खानों को बारूद से उड़ा देना चाहिए। उनका कहना था कि ये कसाई खाना है, ये विद्यालय नहीं है, ये कसाई खाना है, ये कसाई खाना। इसलिए वैसी व्यवस्था को उनका कहना था कि इसको हटा देना चाहिए, बारूद से उड़ा देना चाहिए, क्योंकि वो कहते थे बाल देवो भव, बालक जो है वो ईश्वर का रूप है, बाल देवो भव। उन्होंने कहा कि भाई ईश्वर का रूप है बालक, तो इसको आप उस तरह से कसाई के तरह व्यवहार करेंगे, उसके तरह आप एक पुलिस की भांति व्यवहार करेंगे तो उसका नैसर्गिक विकास नहीं होगा। उसकी नैसर्गिक विकास तब होगी जब उसके अंदर उसको स्वतंत्रता प्रदान करेंगे आप। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए। अब देखिए आगे क्या, शिक्षा की जो उनकी अवधारणा थी,
उनकी जो शिक्षा की अवधारणा थी उसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा जीवन व्यापी प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? जीवन व्यापी प्रक्रिया है। इस प्रवृत्ति का उद्गम हमारे भीतर है। उन्होंने कहा, शिक्षा की अवधारणा उनका है, कंसेप्ट दिया उन्होंने कि शिक्षा क्या है? जीवन व्यापी प्रक्रिया है और उसका उद्गम हमारे भीतर से है। कितनी अच्छी बात उन्होंने कहा। और इस प्रति और कहा कि शिक्षा में क्या होना चाहिए? अनुभव के द्वारा होना चाहिए। उसमें अनुभव होगा, सतत प्रयास होगा, हम अनुभव करेंगे तो उसमें नित्य आविष्कार जुड़ेंगे। घिचू भाई उस समय तत्कालीन जो शिक्षा थी, अंग्रेज कालीन शिक्षा थी, उससे वो बहुत दुखी थे। इसलिए उन्होंने अपने तरह से गुजरात में कई विद्यालयों की स्थापना किया और विद्यालय की स्थापना करने के बाद जब विद्यालय चलने लगे, बच्चे बढ़े, तो उन्होंने वहां के 600 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया कि किस प्रकार आप बालक को शिक्षा देंगे। आगे देखें हम लोग कि इनका पाठ्यक्रम क्या था। तो किसी भी शिक्षा के विधान में, शिक्षा विधि आप देखिएगा कि उसका पाठ्यक्रम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो पाठ्यक्रम में उन्होंने कहा था कि बालकों के मानसिक आयु के हिसाब से ही पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। उन्होंने पाठ्यक्रम में कई भाग को बांटा था, जिसमें उन्होंने कला वर्ग, साहित्य वर्ग, विज्ञान वर्ग, कृषि वर्ग और वाणिज्य वर्ग को भी उसमें शामिल किया था। उसको वाणिज्य वर्ग को भी शामिल किया था। उनका जो शिक्षा का उद्देश्य था वो था क्या? सर्वांगीण विकास। बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। उसके अंदर परोपकार, दया, करुणा, सहयोग, मैत्री, सहानुभूति और त्याग, भाईचारा आदि मानवीय गुणों से उसे लैस होना चाहिए, युक्त होना चाहिए। कहा कि कितना परम उनका उद्देश्य था, क्या कितना परम धार्मिक उद्देश्य है, ये आध्यात्मिक उद्देश्य है कि बच्चों को, बालकों को हमें क्या सिखलाना है? करुणा, दया, परोपकार, सहयोग, भाईचारा, प्रेम, इन बातों को शिक्षा में पुष्टि होनी चाहिए, जिससे उसके अंदर मानवीय गुणों का सर्वत्र विकास होगा। अब देखिए उन्होंने कहा उनकी जो शिक्षण विधि है, अपनी शिक्षण विधि में उन्होंने कहा कि प्रश्नोत्तर विधि से शिक्षा दी जाए, बच्चों के साथ प्रश्नोत्तर किया जाए, प्रश्न किया जाए। दूसरा उन्होंने कहा था व्याख्यान विधि से। व्याख्यान विधि है क्या? कि व्याख्यान विधि के द्वारा आप बहुत सारे मामलों, बहुत सारी जो कथा है, कहानी है, दृष्टांत है, उनको अपने व्याख्यान में आप जोड़ के बच्चों को प्रभावित करते हैं। बहुत सारी बातें को आप उदाहरण देकर के स्टेशन के साथ आप व्याख्यान पद्धति में बच्चों के बीच रखते हैं। उसने उन्होंने कहा कि नाट्य प्रयोग विधि के द्वारा आप किसी चीज को नाटक के द्वारा बच्चों को सिखला सकते हैं, दिखला सकते हैं, नाटक पद्धति के द्वारा। कहा कि प्रत्यक्ष पद्धति, योजना पद्धति के द्वारा, और किंडरगार्टन पद्धति और मौर्य मोंटेसरी की जो पद्धति थी, मोंटेसरी पद्धति, उनको भी वो अपने देश में अपनी शिक्षा में उसका प्रयोग उन्होंने किया था। और कहा कि भ्रमण विधि, पुस्तकालय विधि, चलचित्र विधि। पुस्तकालय एक अपने आप में शिक्षक है। आप पुस्तकालय में जब बैठते हैं तो आपको पूरे किताब के द्वारा आप पूरी दुनिया को जानते हैं, और अगर कोई शिक्षक नहीं भी है तो आप एक अच्छी पुस्तकालय से लेकर पढ़कर अपने आप को आप संतुष्ट होते हैं। उन्होंने कहा एक विधि चलचित्र विधि। सिनेमा हमारे जीवन में कितना प्रभाव डालता है आप देखे होंगे कि पहले के जो सिनेमा आते थे, उपकार, जैसे उसमें था मेरे देश की धरती उगले उगले हीरा मोती, और उसमें जाता था इस देश को सब रखना संभाल के, बच्चों रखना संभाल के, इंसाफ की डगर पर इस देश बच्चे रखना संभाल के, ये सब जो चलचित्र के द्वारा आता था। चलचित्र के द्वारा आप अब देखते हैं दोस्ती सिनेमा में क्या पैगाम दिया दोस्ती का, आप देखते हो, या क्रांति सिनेमा के द्वारा भारत के युवक भारत में कैसे अंग्रेजी दास्ता थी उसको जानते हैं। आप बंधु देखते होंगे कि एटनबरो की फिल्म है गांधी, तो गांधी को फिल्म देखने के बारे में हमारी एक मानसिक अवधारणा बनती है। जिस प्रकार आज रामायण चल रहा है सीरियल,
महाभारत चल रहा है, रामानंद सागर रामायण के द्वारा, उस सीरियल के द्वारा, उस 78 एपिसोड के द्वारा हम आज अपने भारत की पुरातन संस्कृति त्रेता युग में जो हुआ उस कहानी से लेसन ले रहे हैं कि किस प्रकार रामायण में त्याग की बात है, मर्यादा की बात। आगे हम देखें, उन्होंने अपने दिवा स्वप्न नामक पुस्तक में उन्होंने अपने शिक्षा क्रिया विधि के बारे में लिखा था कि शिक्षण विधि कैसा हो, उसमें उन्होंने उसकी चर्चा की थी। अब हम देखते हैं अध्यापक। कहा कि अध्यापक अपने आप को नौकर नहीं समझे कि केवल मुझे वेतन मिलता है, अपने आप को उसको यह समझना होगा कि हम राष्ट्र के भविष्य निर्माता हैं और उसको स्वस्थ रहना होगा, स्वस्थ आचरण करना होगा। शिक्षक को यह लगना होगा कि हम शिक्षक हैं और अपने सहानुभूति पूर्वक द्वारा व्यवहार के द्वारा, अपने स्वतः अच्छे व्यवहार के द्वारा बालक के साथ उनका जुड़ाव हो, जिससे बालक पर उनका प्रभाव पड़े और बालक एक दूसरे का शिक्षक पूरक हो। शिक्षक यह नहीं कि उसके केवल पढ़ाने का, पूरक का काम करे, कंप्लीमेंट्री का काम करे। और कहा कि अनुशासन, कहा कि अनुशासन सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करे ना, उसको लाठी का दंड, छड़ी का दंड, मुर्गा बनाना, बेंच पर खड़ा करना से बच्चे के अंदर जो उसकी स्वाभाविक उसकी जो रुचि है वो समाप्त हो जाती है। उसके अंदर जो है सो एक ऐसी फीलिंग बन जाती है जिससे वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगता है। इसीलिए कहा कि अनुशासन करे, दंड का प्रावधान नहीं हो। और विद्यालय को हमने आपको कहा विद्यालय कैसा, विद्यालय स्वस्थ वातावरण हो, जिस विद्यालय में शिक्षक और शिक्षक छात्र के को मनोविज्ञान के द्वारा उसके बाद उसको समझे, उसके रुचि को समझे और खेल खेल में उसको, जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण वगैरह है, उसको खेल खेल में पढ़ावे, खेल खेल में पढ़ा दे बच्चे को, और बच्चे को ऐसा लगे नहीं कि हमारे ऊपर ये भार है। इसीलिए गिजू भाई का जो शिक्षा दर्शन है बहुत सुनहरा शिक्षा दर्शन है। क्यों कि उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा की वकालत की, चाइल्ड सेंटर्ड स्टूडेंट की वकालत की, सर्वांगीण विकास के लिए बात की। उन्होंने अपने शिक्षा की अवधारणा, शिक्षा का जो उद्देश्य बतलाया वो बहुत ही स्पिरिचुअल है, कहा बहुत अच्छी व्यवहारिक है। क्योंकि अपने शिक्षण उद्देश्य में उन्होंने कहा कि परोपकार की बात कही, त्याग की बात कही, भाईचारे की बात कही। और साहित्य उन्होंने शिक्षण विधि पाठ्यक्रम जो दिया, वाणिज्य वर्ग दिया, कृषि दिया, कृषि शिक्षा होनी चाहिए, भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ के अधिकतर लोग कृषि पर आधारित हैं। वाणिज्य शिक्षा की बात कही क्योंकि व्यापार जरूरत है, देश में के अंदर व्यापार की भी उतनी आवश्यकता है। उन्होंने विज्ञान की बात कही कि विज्ञान अगर नहीं होगा तो हमारा विकास नहीं होगा, हम दुनिया के विकास के रफ्तार में हम पिछड़ जाएंगे। और इसीलिए उन्होंने साहित्य की बात भी कही कि अगर साहित्य नहीं होगा तो साहित्य के बिना मनुष्य पशु हो जाता है, साहित्य बिना मनुष्य क्या हो जाएगा, पशु हो जाएगा। साहित्य और संगीत की उतनी आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि शिक्षा में भ्रमण विधि को अपनाया जाए, क्योंकि भ्रमण के द्वारा बच्चे को अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त होती है। इसीलिए आप गिजू भाई के जो शिक्षा दर्शन को अभी आपने देखा, उसमें आपने पाया कि अध्यापक कैसा हो, विद्यालय कैसा हो, अनुशासन कैसी हो, शिक्षण विधि कैसा हो, शिक्षा के उद्देश्य क्या था, अवधारणा क्या थे और गिजू भाई क्या चाहते थे। आपने उनको देखा कि किस प्रकार उन्होंने भारत की शिक्षा में एक नई दिशा दी, छात्रों के को समझा, छात्रों को के बारे में उनके कठिनाई को समझा और एक नया अध्याय शिक्षा में जोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम समझते हैं कि आप गिजू भाई को पढ़कर आगे भी उनके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। हम अगली कड़ी में पुनः आपकी कक्षा में उपस्थित होंगे। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।